गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। शीतल, गुड आफ्टरनून। एक बार बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? मैं एक बार देख लेता हूं, सब सही चल रहा है ना? हाँ। और कहाँ है सारे बच्चे? शिवम, प्रिया, रिया, शिवार्जुन। वेर आर ऑल दी बदमाश बच्चे? चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते आ जाएंगे धीरे धीरे। हम लोग लास्ट क्लास पार्टनरशिप चैप्टर में रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पर डिस्कशन चालू कर दिए थे। और रिकंस्टिट्यूशन के डिस्कशन में हमने पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट किया था, जहां पे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना सीख रहे थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का कैलकुलेशन करना सीख रहे थे। हमने 3 क्वेश्चन बनाए, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लिए जिससे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे कि किस तरीके से हम ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करना होगा तो कैलकुलेट करेंगे। आज हम लोग इसी के यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और एडजस्टमेंट सीखेंगे जो रिकंस्टिट्यूशन के टाइम हमें करने पड़ेंगे। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने पड़ेंगे जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होगा। बिफोर आई गो अहेड, खाली एक छोटा सा बात, ताकि हम लोग लास्ट क्लास का एक बेसिक रिवीजन कर सके। बात यह है कि सर, हम लोग ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, तो सर ठीक है, चल समझ में आ गया। पहले क्या पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था और रिकंस्टिट्यूशन के बाद अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। ये सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमने क्यों कैलकुलेट किया सर, थोड़ा सा समझाइए ना। सिंपल एकदम आपको समझाता हूं, सिंपल क्यों कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। आप ये एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना, और अगर आपको ऐसा लगे कि हाँ इससे मेरे को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है, तो ये एग्जाम्पल फिर आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन मेरे मन में जो अराइज होता है वो लिख रहा हूं। वाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो आर रिक्वायर्ड। क्यों चाहिए हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो? वाई दीज रेशियोज आर रिक्वायर्ड? सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। मान ले 2 दोस्त है, अविनाश, दूसरे दोस्त का नाम बताओ सर, नवनीत। ये 2 दोस्त है। दोनों दोस्त एक दिन दोपहर में मिले बाहर। दोनों को भूख लग रही थी। दोनों ने क्या किया, एक केक ऑर्डर की, एक केक ऑर्डर की कि भाई मिलके खाएंगे। चॉकलेट केक हमने ऑर्डर किया, हम दोनों मिलकर खाएंगे। हमने डिसाइड किया 500 रुपए का केक है, केक का दाम है 500 नहीं, चलो 600 लेते हैं, 600 रुपए का केक है। और ये 600 रुपए का केक, नवनीत ने आधा पैसा डाला, मैंने आधा पैसा डाला, केक खरीदी और हमने डिसाइड किया हाफ हाफ, 50% मेरा, 50% नवनीत का, 50% मेरा, 50% नवनीत का। इस तरीके से हमने केक खरीदी और हम ये केक को खाना चाहते थे। हमने केक को डिवाइड कर लिया, 300 रुपए लगाए और 50% केक दोनों के हिस्से में आई। जैसे ही हम इस केक को खाने जा रहे थे, केक को खाने जा रहे थे, एक एक नया नया आदमी आया, एक और हमारा दोस्त आया। कौन हमारा दोस्त? मान लीजिए सर ईशा मैम आ गई। ईशा मैम आ गई। अब ईशा मैम आई, ईशा मैम ने देखा नवनीत सर है, अविनाश सर है और केक रखा हुआ है दोनों के बीच में, दोनों बस केक खाना शुरू करना ही चाह रहे हैं। ईशा मैम ने बोला, सर अविनाश भैया, नवनीत भैया, हम लोग को, मेरे को भी केक खाना है, आप लोग प्लीज मेरे को इस केक से थोड़ा सा टुकड़ा दीजिए, मेरे को इस केक से पार्टनरशिप दीजिए, इस केक में मेरे को हिस्सा दीजिए। अविनाश और नवनीत ने देखा, बोला चलो ठीक है, अभी मना करेंगे, अच्छी नहीं लगेगी, बच्ची है, चलो लेटस उनको भी अपने पार्टनरशिप में लाते हैं, उनको भी हम लोग प्रॉफिट्स देते हैं, उनको भी हम केक का शेयर देते हैं।
क्या हम लोगों को ये उनको एक्सप्रेसली बताना पड़ेगा कि अगर तुमको केक खाना है तो पैसा देना पड़ेगा? नहीं सर, बताने की जरूरत नहीं है सर। अगर वो केक खाएंगे तो वो केक के लिए कंट्रीब्यूट भी करेंगे। हमने ईशा से ऐसे ही पूछा, तुमको कितना कितना हिस्सा चाहिए केक का? बोला भैया एक काम करते हैं ना, हम लोग 3 दोस्त हैं तो तीनों एक काम करते हैं ना, हम लोग 50% 50 सॉरी 1/3 1/3 1/3, हम लोग तीनों 1/3 1/3 1/3 हिस्सा सर केक का ले लेते हैं। कोई झगड़ा नहीं होगा सर, हम लोग तीनों मिलके एक साथ खा लेते हैं, इक्वल इक्वल शेयरिंग कर लेते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल 1/3 हिस्सा ले लिया नवनीत सर, 1/3 हिस्सा ले लिया अविनाश सर, 1/3 हिस्सा ले ली ईशा मैम। आप बताओ अगर ईशा मैम को 1/3 हिस्सा चाहिए, 1/3 हिस्सा चाहिए, तो ईशा मैम को 600 का 1/3, केक का टोटल वैल्यू 600, उसका 1/3 यानी 200 रुपए हमें देने पड़ेंगे। बिल्कुल देने पड़ेंगे सर, अगर केक खाएंगे तो केक के लिए कंट्रीब्यूट भी करना होगा। वेरी गुड। बताओ इस 200 रुपए का क्या होगा? इस 200 रुपए का क्या करेंगे? सर केक खरीदते समय अविनाश और नवनीत ने 300 रुपए लगाए थे, 300 रुपए लगाए थे, और उसमें से अब ईशा मैम हिस्सा मांग रही है। ईशा मैम 200 रुपया कंट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि सर आप दोनों ने अपने हिस्से में से एक इक्वल शेयर निकाल के ईशा मैम को दिया है। नवनीत सर भी अपना हिस्सा 50% से 1/3 ले गए, आप भी अपना हिस्सा 50% से 1/3 ले गए, ताकि ईशा मैम को 1/3 केक मिल सके। सर ये जो 200 रुपया मिलेगा ना, ये 200 रुपया अविनाश और नवनीत आपस में बांट लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये जो 200 रुपया हमको ईशा मैम से मिलेगा, ये ईशा मैम से मिला हुआ पैसा अविनाश और नवनीत आपस में बांटेंगे। क्वेश्चन अराइजेस कितना कितना किसको किसको मिलना चाहिए? सर क्योंकि आप दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया है ईशा मैम के लिए, 100 रुपया नवनीत भैया रख लेगा, 100 रुपया अविनाश भैया रख लेगा। तो अगर आप सोच के देखो, अविनाश भैया का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 300 माइनस 100 200, नवनीत भैया का टोटल इन्वेस्टमेंट 300 माइनस 100 200, ईशा मैम का 200, और तीनों केक के 1/3 भागीदार हो गए। तो ईशा मैम को 1/3 केक चाहिए था, अविनाश भैया और नवनीत भैया ने अपने शेयर में से निकाल के वो केक का हिस्सा दिया, ईशा मैम ने 200 रुपए दिए, जो अविनाश और नवनीत सर अपने पे बांटेंगे। तो अगर अविनाश और नवनीत सर ने अपने केक में से हिस्सा शेयर किया है, सेक्रीफाइस किया है, तो अविनाश सर और नवनीत सर चाहेंगे कि ईशा मैम उनको कंट्रीब्यूट करे, ईशा मैम उनको क्या दे, उनको कंसीडरेशन दे फॉर सेक्रीफाइस ऑफ देयर प्रॉफिट। और ये जो कंसीडरेशन दिया जाता है, ये अविनाश और नवनीत आपस में पता है किस रेशियो में बांटेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जितना जितना उन्होंने ईशा मैम के लिए सेक्रीफाइस किया है, उतना उतना हिसाब से उनको पैसे मिलने चाहिए। मान लो ऐसा हुआ, क्या हुआ कहानी सुनना। मान लो कहानी कुछ ऐसा हुआ, ईशा मैम आई, ईशा मैम बोली हमको भी सर हिस्सा दीजिए, हमको भी केक खाना है। हमने बोला ठीक है यार, ईशा मैम आई, ईशा मैम को भी केक देना पड़ेगा, मना तो कर नहीं सकते। ठीक है केक देंगे सर। हमने ईशा मैम से पूछा कितना केक चाहिए, बोला तीनों इक्वली बांट लेते हैं ना सर। मैंने नवनीत को देखा, मैं बोला देख नवनीत भाई, मेरे को भूख बहुत लगी है, बहुत जोर भूख लगी है, मैं तो अपने केक में से हिस्सा देना नहीं चाहता, मैं तो अपने केक में से हिस्सा नहीं दूंगा, तू देख ले तेरे को देना है या नहीं देना है। तो हमने डिसाइड किया, अविनाश का जो शेयर ऑफ केक था ना, अविनाश रखेगा अपने पास, वो नहीं देगा। नवनीत सर बोले चलो ठीक है, अविनाश तो भैया, अविनाश को भूख लगता है, उसको देख के ही पता चलता है। अब ईशा मैम आई है, उनको मना करेंगे तो खराब लगेगा, चलो मैं अपने शेयर से दे देता हूं। नवनीत सर ने बोला कि ईशा तुमको हम 33% तो नहीं देंगे, मेरा 50% जो केक है उसमें अपने आधा आधा बांट लेते हैं, यानी 50% अविनाश का हो गया और 50% में से हम लोग दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। तो ईशा का हो गया 25%, नवनीत का हो गया 25%। नवनीत ने अपने शेयर में से 25% केक ईशा मैम को दे दी, 25% केक ईशा मैम को दे दी। अब क्वेश्चन बताओ, अगर 25% अपने शेयर में से 50%, टोटल शेयर का 25%, अगर ईशा मैम को 25% मिल रहा है केक का शेयर, तो ईशा मैम कितना कंट्रीब्यूट करेगी? सर 600 इंटू 25%, 150। जैसे ही ईशा मैम निकाल के 150 दी, अविनाश पहले हाथ बढ़ाया, ठीक है दे दो ईशा। नवनीत क्या बोलेगा? नवनीत बोलेगा हाथ भी मत लगाना अविनाश,
जो ईशा मैम को केक मिल रहा है वो केक किसके हिस्से से मिल रहा है? मेरे हिस्से से मिल रहा है। जब तू सेक्रीफाइस कर ही नहीं रहा है तो तेरे को कोई पैसा मिलना ही नहीं चाहिए। तो ईशा मैम जो ये पैसा दे रही है 150 रुपीज, ये तेरे को नहीं मिलेगा, ये पूरा का पूरा पैसा मेरे को मिलना चाहिए, क्योंकि ईशा मैम के केक के लिए मैंने सेक्रीफाइस किया है। तो जो भी 150 रुपया ईशा मैम देगी वो पूरा का पूरा नवनीत भैया को मिलना चाहिए, अविनाश को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अविनाश ने तो कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया है। अगर 100% सेक्रीफाइस नवनीत सर का है तो ये पैसा भी पूरा नवनीत सर का है। अब सोचोगे तो अविनाश का इन्वेस्टमेंट 300, उसका केक आधा हो गया। नवनीत सर का इन्वेस्टमेंट 150, उसका केक 25%। ईशा मैम का इन्वेस्टमेंट 150, उनका केक 25%। मेरे को ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो पता है क्यों चाहिए? मेरे को सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो इसलिए चाहिए ताकि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको कंपेंसेशन मिल सके सही से फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सही से कंपेंसेट कर सके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। ये पार्टनर्स के बीच का हिसाब को सही से करने के लिए मुझे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को ये दो रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये दो रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ती है। आइदर सेक्रीफाइसिंग आएगा या गेनिंग आएगा, दोनों नहीं आएगा। आइदर यू विल गेट सेक्रीफाइसिंग और यू विल गेट गेनिंग। बट जो भी रेशियो वो इसलिए कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि हम पार्टनर्स के बीच में आपस में हिसाब कर सके। बोलिए आपको समझ में आया? वाई सेक्रीफाइसिंग एंड रेशियो और गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको यह बात क्लियर है? बचपन में आपने पढ़ा तो है पार्टनरशिप में, डिनाई नहीं करता, बट बचपन में क्या है थोड़े से ये सब लॉजिक्स आपके शायद सुने हुए नहीं है। आप मेनली फॉर्मूलाज पे फोकस करते थे, क्वेश्चंस बनाने पर फोकस करते थे। हम लोगों को थोड़े ये लॉजिक्स के साथ चलना पड़ेगा। क्लियर है सर? अगर क्लियर है तो अब हम लोग सेकेंड एडजस्टमेंट में जाएंगे। आप लिखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2, पॉइंट नंबर ए हो गया कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैं जा रहा हूं एडजस्टमेंट नंबर बी। एडजस्टमेंट नंबर बी क्या चीज पर है? आप लिखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये मेरा सेकेंड एडजस्टमेंट है। जब भी रिकंस्टिट्यूशन फर्म में होगा, जब भी फर्म में रिश्ते चेंज होंगे, हमें एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रीवैल्यूएशन एक्सरसाइज करना पड़ेगा। ये रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन क्या होता है? जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, हम लोग अपना पुराना फर्म बंद करके एक नया फर्म चालू कर रहे हैं, एक नया रिश्ता चालू कर रहे हैं। अगर पुराने फर्म के पास जो एसेट्स और लायबिलिटीज है, एसेट्स और लायबिलिटीज उनकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में मटेरियल डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है, तो जो ओल्ड फर्म के पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स को उनको ये रीवैल्यूएशन का एक्सरसाइज करके, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके उस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का हिसाब आपस में कर लेना चाहिए। तो जब भी पुराना फर्म बंद हो रहा है, नया फर्म शुरू होने वाला है, पुराने फर्म में जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज बैलेंस शीट में आपको दिख रहे हैं, हम उन सबका फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन करते हैं सो एज टू चेक उनकी बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। अगर बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू में डिफरेंस है तो हम लोग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करके उस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस को बांट देते हैं ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो भी लॉस या प्रॉफिट है ये पुराने फर्म से रिलेटेड है, ये पुराने फर्म में अराइज हुआ है, तो ये प्रॉफिट या लॉस पुराने पार्टनर्स को ही आपस में बांटना होगा। नया पार्टनर इसमें कोई शेयर लेने वाला नहीं है। नुकसान होगा तो वो बोलेगा भैया आपका नुकसान आप समझे, प्रॉफिट होगा तो हम बोलेंगे उसको हमारा प्रॉफिट हम समझे, हम तेरे को प्रॉफिट का हिस्सा नहीं देंगे क्योंकि तू तो अभी तक पार्टनर ही नहीं था। तो जब भी फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होगा, हमें एक बार एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करके, कोई भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस है उसका कैलकुलेशन करके पार्टनर्स में उसका हिसाब करना होगा। अब रीवैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं? रीवैल्यूएशन करने के लिए हम लोग एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जितना भी प्रॉफिट्स होगा, प्रॉफिट्स वो सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होते चला जाएगा। जितना भी लॉसेस होगा वो सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होते चला जाएगा। द प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, द लॉसेस विल बी डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
और जो मेरा नेट प्रॉफिट लॉस बचेगा आफ्टर ऑल रिवैल्यूएशन, वो नेट प्रॉफिट और लॉस ओल्ड पार्टनर्स बांटेंगे अपनी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, क्योंकि दिस रिलेट्स टू दी ओल्ड फर्म। तो ओल्ड पार्टनर्स उस प्रॉफिट और लॉस को अपने बीच में बांट लेंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे, जब भी रिवैल्यूएशन लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जो नेट प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स आपस में बांटेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कब आएगा? अगर आपके एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया है, बुक्स पे एसेट दिख रहा है 100 रुपया, आज के दिन उसका फेयर वैल्यू चल रहा है 150 रुपया, तो एसेट की वैल्यू 50 रुपए से मुझे बढ़ानी है। एसेट का वैल्यू बढ़ाना इंडिकेट्स अ प्रॉफिट, एसेट का वैल्यू गिरना इंडिकेट्स अ लॉस। लाइबिलिटी का वैल्यू बढ़ना, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इंडिकेट्स अ लॉस। लाइबिलिटी का वैल्यू गिरना इंडिकेट्स अ प्रॉफिट। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या लायबिलिटी की वैल्यू गिर रही है तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एसेट और लायबिलिटी डेबिट हो जाएगा। अगर एसेट कम हो रहा है या लायबिलिटी बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड एसेट और लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा। और जो भी बचा हुआ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट रहेगा वो हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नए फर्म में एसेट्स और लायबिलिटीज दिखाने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या वो एसेट्स और लायबिलिटीज सही वैल्यू पे है या नहीं। अगर सही वैल्यू पे है तो कोई चिंता नहीं, सही वैल्यू पे नहीं है तो उनको सही वैल्यू पर लाते हैं और जो भी गेन लॉस होता है वो गेन लॉस ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो क्या बोला मैंने, आप मेरे साथ लिखेंगे, if the book value of assets or liabilities, if the book value of assets or liabilities in old firm is different from their fair values, comma, the asset or liability shall be revalued, asset or liability shall be revalued to bring them to their fair values, at the time of reconstitution, to bring them to their fair values at the time of reconstitution, उनको फेयर वैल्यू पे लाया जा सके, सही वैल्यू पे लाया जा सके at the time of reconstitution. For this purpose a revaluation account मैं पूरा लिख देता हूं, a revaluation account is prepared wherein all profits are credited and all losses are debited. The net profit or loss is distributed among old partners, in old profit sharing ratio, full stop. This account is also known as profit or loss adjustment account. This account is also known as profit or loss adjustment account. ये दूसरा नाम है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है, बताइए प्रॉफिट्स कब होगा? जब इंक्रीज हो रहा है इन वैल्यू ऑफ एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट।
डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। लॉस कब होगा? लॉस इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। या फिर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, कोई एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, कोई एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। आराम से लिख लो। इज इट क्लियर? लिख लिया। एग्जाम्पल, A and B are partners in a firm having PSR 3:2. They admit C in partnership for 1/5 share. They admit C in partnership for 1/5 share. Asset और लाइबिलिटी, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू है, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। लैंड, बुक वैल्यू 10 लाख, फेयर वैल्यू 1250। मशीनरी, बुक वैल्यू 750, फेयर वैल्यू 8 lakhs। फर्नीचर, बुक वैल्यू 6 lakhs, फेयर वैल्यू 4,80,000। इन्वेस्टमेंट्स, बुक वैल्यू 50,000, फेयर वैल्यू 55। फिर स्टॉक, बुक वैल्यू 90,000, फेयर वैल्यू 75,000। क्रेडिटर्स 10,000, 12,500। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, शो प्रॉफिट और लॉस ऑन revaluation and its distribution, its distribution। आप प्लीज चेक करें, आप प्लीज चेक करें, एग्जाम्पल खुद से ट्राई करें। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए, मैं देखना चाहता हूं आप कितनी बात समझे हो मेरी। शिवम, इतना पढ़ने के बाद क्यों चाहिए तुम लोगों को? इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद एक एक चीज किया, हम लोग टेस्ट देंगे, कुछ जरूरत नहीं है। और जरूरत है तो यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है।
डन डना डन। बनाया आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट? मैं बनाता हूं। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक पीएल अकाउंट जैसा ही है रे। पीएल अकाउंट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट कर, लॉस होगा तो डेबिट कर। आइए अपने पता करते हैं प्रॉफिट लॉस। लैंड मेरी बुक्स में दिख रहा है 10 लाख रुपए का, जिसकी आज की वैल्यू 12.5 लाख रुपए है। लैंड का वैल्यू बढ़ गया है। बताइए एसेट का वैल्यू बढ़ना हमारे लिए क्या है? हमारे लिए अच्छी बात है सर। एसेट का वैल्यू बढ़ गया तो ये मैं बहुत खुशी दे रहा है, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है। मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट कर दूंगा। मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। जर्नल सुनना, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। नेक्स्ट, मशीनरी 7.5 से 8, मशीनरी का वैल्यू भी 50,000 से बढ़ गया है, ये भी प्रॉफिट 50,000। नेक्स्ट, फर्नीचर 6 लाख से 480, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है, कम हो गई है, लॉस। लॉस है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। इन्वेस्टमेंट 50 से 55, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5,000 से बढ़ गया, प्रॉफिट बाई इन्वेस्टमेंट। स्टॉक 90 से 75, 15,000 से गिर गया, लॉस टू स्टॉक। क्रेडिटर 10 से 12.5, क्रेडिटर बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ गया, लायबिलिटी बढ़ना चिंता का विषय है सर, लॉस। रीवैल्यूएशन टू क्रेडिटर 2,500 का लॉस। तो अब मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ? 3,05,000 माइनस 3,05,000 माइनस 135 माइनस 2,500, 167,500, 167,500। बताना ये प्रॉफिट किसको किसको मिलना चाहिए? ये प्रॉफिट किसको किसको मिलना चाहिए? ए को, बी को, सी को, किसको किसको मिलना चाहिए? सर ये प्रॉफिट तो पुराने फर्म का है, पुराने फर्म का है तो पुराने पार्टनर को मिलना चाहिए, यानी ए और बी को। तो प्रॉफिट होगा ए और बी को। किस रेशियो में? सर पुराने फर्म का प्रॉफिट है तो पुरानी रेशियो में बांटिए। पुरानी रेशियो थी हमारी 3:2। ये प्रॉफिट हम 3:2 रेशियो में बांट देंगे। ये आ जाएगा 1,05,000, 67,000। 1,05,000 और 67,000। आप एक बार चेक कर लो, क्या आपको यह बात समझ में आती है? इसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन क्लियर छे यहां तक एवरीवन? क्या आप ये लेजर अकाउंट बना पाओगे अगर क्वेश्चन आपसे मांगे तो? क्या आप बना पाएंगे? बना पाएंगे सर, वेरी गुड। चलो एक बार मेरे को बताओ, फिर मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। एसेट का वैल्यू बढ़ाना है, जर्नल एंट्री क्या करोगे रीवैल्यूएशन में? एसेट का वैल्यू बढ़ाना है, व्हाट वुड बी द जर्नल एंट्री? एसेट का वैल्यू बढ़ाना है, वेरी गुड। एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एसेट का वैल्यू गिराना है, गिराना है, कम करना है एसेट का वैल्यू। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ाना है, लायबिलिटी को बढ़ाना है, लायबिलिटी को बढ़ाना है तो सर लॉस है, रीवैल्यूएशन टू लायबिलिटी।
लायबिलिटी को कम करना है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, एकदम ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बांटना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लॉस बांटना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। और अगर करेंट अकाउंट है तो ये प्रॉफिट लॉस करेंट अकाउंट में डाल देना इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट में डाल देना। वेरी गुड, वेरी गुड शिवम, गुड बॉय। डन है बात। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये तो थी आम जिंदगी, नॉर्मल लाइफ। ये सब कुछ करने बोले तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है पार्टनर्स आपस में डिसाइड करे कि हम लोग रीवैल्यूएशन करेंगे तो सही, रीवैल्यूएशन करेंगे तो सही, बट हम लोग एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू अपने बुक्स में चेंज नहीं करेंगे। हम रीवैल्यूएशन का हिसाब करना चाहते हैं बट हम एसेट की वैल्यू जो बुक वैल्यू है वही रखना चाहते हैं, हम एसेट की वैल्यू को चेंज करके उनके फेयर वैल्यू पर नहीं ले जाना चाहते हैं। मैं बोला ऐसा क्यों? बोला एसेट लायबिलिटी का अगर वैल्यू इतना अचानक से चेंज होगा ना तो मेरे सारे स्टेक होल्डर पूछेंगे कोई नया एसेट खरीदा क्या, कोई नया लायबिलिटी आया क्या, कोई एसेट का रीपेमेंट किया क्या, मेरे से 100 सवाल पूछे जाएंगे जिनके जवाब देते 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 मैं पागल हो जाऊंगा। बोला ये जो चेंजेस करने एसेट लायबिलिटी के वैल्यू पे, ये चेंजेस को फिर मेरे को सारे स्टेक होल्डर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं ये चेंजेस नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता। हिसाब करना है बट बुक्स में वैल्यू चेंज नहीं करना है, हिसाब करना है बुक्स में वैल्यू चेंज नहीं करना है। तो रीवैल्यूएशन के केस में ही एक स्पेशल केस आता है, स्पेशल केस। इफ पार्टनर्स डिसाइड not to change, not to alter the value of assets and liabilities in balance sheet. If partners decide not to alter the value of assets and liabilities in balance sheet, then we will use the concept of memorandum revaluation, memorandum revaluation। We will use the concept of memorandum revaluation। हमें हिसाब करना है बट हम लोग एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं हमारी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू वैसे ही दिखे जैसे अभी तक दिख रही थी, हम वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे। तो अब हमें करना पड़ेगा हिसाब but without changing the value of asset liability, यानी without disturbing the values of asset liability in the books of accounts. So we use the concept of memorandum revaluation। जैसे हमने पढ़ा था, याद करना, एक मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर, एक पीस ऑफ पेपर में चीजें लिखकर हिसाब कर रहे हैं, वैसे ही मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई जर्नल एंट्री वर्नल एंट्री नहीं होगा, पार्टनर्स आपस में एक जगह लेके बैठेंगे पीस ऑफ पेपर और आपस में बैठ के हिसाब कर लेंगे, आपस में बैठ के हिसाब कर लेंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में तुमको लिखा हुआ दिखाई दे कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, देन इन दैट केस हम लोगों को कॉन्सेप्ट यूज करना होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब सर ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये हमें समझाओ। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हम लोग एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, आप मेरे साथ बना सकते हो। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ हिसाब करने के लिए बनाया जा रहा है, सिर्फ हिसाब करने के लिए बनाया जा रहा है। एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इस अकाउंट का दो पार्ट होगा, दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इस अकाउंट का होगा नॉर्मल रिवैल्यूएशन, जो नॉर्मल अभी हमने रिवैल्यूएशन किया, जैसे लैंड में प्रॉफिट 250, मशीनरी में प्रॉफिट 50, फर्नीचर में लॉस 120,
इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट 5,000, फिर स्टॉक में लॉस था 15,000, और क्रेडिटर में लॉस था 2,500। नॉर्मल रिवैल्यूएशन। इस नॉर्मल रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो किसको मिलना चाहिए? पार्टनर्स को। कौन से पार्टनर्स को? ओल्ड पार्टनर्स। क्योंकि ये प्रॉफिट ओल्ड फर्म का है तो ये मिलना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को। अपना आया था 1,567,000, टोटल 167,500, टोटल 167,500 ये हमारा अमाउंट आया था। ये हमारा अमाउंट हमने ऊपर भी ऐसा ही बनाया था, नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट ये रिवैल्यूएशन करने से तो एसेट और लायबिलिटी का डेबिट क्रेडिट करोगे तो एसेट लायबिलिटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब अगर मुझे एसेट लायबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं करना तो मुझे इसी रिवैल्यूएशन को रिवर्स करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट इस अकाउंट का होता है रिवर्स रिवैल्यूएशन, यानी जब मैंने पहले लैंड क्रेडिट किया था उधर, अब मैं लैंड को लिखूंगा डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड, टू मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट, बाई फर्नीचर, बाई स्टॉक, बाई क्रेडिटर। एकदम रिवर्स रिवैल्यूएशन। अगर मैंने रिवैल्यूएशन को रिवर्स कर दिया, सोच के बताना, सोच के, जो पहले प्रॉफिट्स दिख रहा था प्रॉफिट्स, अब वो क्या बन जाएगा? लॉस बन जाएगा। जो मेरे को पहले प्रॉफिट्स दिख रहा था अब वो लॉस बन जाएगा। बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अब उल्टे साइड में आ जाएगा, ये लॉस हो गया 167,500। और इस पार्टनर्स ये जो लॉस आपका आया ये अब आप तीनों पार्टनर में बांट दो, तीनों पार्टनर में बांट दो। न्यू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर, न्यू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। पहले आप करो नॉर्मल रिवैल्यूएशन स्टेप 1 जैसे हमने पहले किया था। स्टेप 2 हमने क्या किया? रिवर्स रिवैल्यूएशन। स्टेप 1 हो गया नॉर्मल रिवैल्यूएशन, स्टेप 2 हो गया रिवर्स रिवैल्यूएशन। और ये करने के बाद जब एसेट लायबिलिटी का वैल्यू देखोगे वो जैसा पहले था अभी भी वैसा ही रहेगा। एसेट लायबिलिटी की वैल्यू में कुछ चेंज नहीं आएगा। इस 167,500 प्रॉफिट को 3 जनों में बांट दो। सर नया रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, ऐसे कर लेना, पहले इसको 1/5 दे दे, इसको 1/5 दे दे। इसका 1/5 शेयर है ना, सी का हमने डिसाइड किया था 1/5 शेयर। 167,500 का 1/5 33,500, और बचा हुआ को 3:2 में बांट दे, बचा हुआ को 3:2 में बांट दे। उनका शेयर दिया हुआ 3:2, तो 134 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 80,400, और इधर आ गया तुम्हारा, इधर आ गया 2 53,600 53,600 53,600। तो पहले मैंने नॉर्मल रिवैल्यूएशन किया, जो भी प्रॉफिट आया ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर। फिर रिवर्स रिवैल्यूएशन किया, जो भी प्रॉफिट आया, जो भी लॉस आया न्यू पार्टनर्स इन न्यू पीएसआर। सर इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ? नेट इफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी का वैल्यूज सेम रह गया एज बिफोर, नो चेंज। पहले उनको डेबिट किया फिर क्रेडिट कर दिया तो अल्टीमेटली सब जीरो हो गया। एस कैपिटल, पहले मैंने ए के कैपिटल में प्रॉफिट डाला था 1,05,000, अब मैंने लॉस डाल दिया 80,400, तो बचा 20,100, ये प्रॉफिट। 20 कैपिटल, पहले मैंने डाला था 20 कैपिटल में 67,000, अब मैंने डाल दिया 53,600 का लॉस, तो 67 माइनस 53,600 13,400 का प्रॉफिट नेट में। एंड सीज कैपिटल, सीज कैपिटल में प्रॉफिट तो कुछ गया नहीं, लॉस गया 33,500, लॉस गया 33,500। ये मेरा नेट रिजल्ट है, ये मेरा नेट रिजल्ट है आफ्टर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। सर आपने बोला हमने सुन लिया बट समझ में नहीं आया हुआ क्या। अगर क्रक्स समझना चाहते हो, पता है क्रक्स क्या है? क्रक्स ध्यान से सुनना। हमने क्या बोला?
हम रीवैल्यूएशन का हिसाब करेंगे, एसेट लाइबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। एसेट लाइबिलिटी का वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो वो अपने बुक वैल्यू पे ही दिखाई देगा। मान लो लैंड 10 लाख पे था, अभी भी 10 लाख पे ही दिखाएंगे। मान ले 2 दिन बाद हमने लैंड बेचा, कितने में बिकेगा सर? फेयर वैल्यू 12.5 है तो 12.5 के आसपास बिकेगा, 2.5 लाख का प्रॉफिट होगा। क्योंकि अब वो नया फर्म चालू हो गया, नया फर्म, जो ये 2.5 लाख का प्रॉफिट आएगा, क्या मिस्टर सी इसमें अपना हिस्सा मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा सर, नए फर्म में तो वो भी पार्टनर है, वो भी मांगेगा अपना हिस्सा। अगर वो अपना हिस्सा मांगना चाहता है इस प्रॉफिट में, इस रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट में, तो हम लोग बोलेंगे तुमको अगर कुछ हमसे चाहिए तो तुमको भी कुछ हमें देना पड़ेगा, तुमको अगर कुछ हमसे चाहिए तो तुमको भी हमें कुछ देना पड़ेगा। मिस्टर सी को पता है क्या चाहिए? मिस्टर सी को चाहिए शेयर इन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। मिस्टर सी को शेयर चाहिए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट में, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना अभी तो हम लोग वैल्यूज चेंज नहीं करेंगे तो ये प्रॉफिट तो फ्यूचर में आएगा। अगर उसको शेयर चाहिए, कितना चाहिए? 167,500 का 1/5, उसको रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का 1/5 शेयर मिलेगा 33,500। अगर उसको ये 33,500 चाहिए तो उसको 33,500 लेके आना पड़ेगा। फ्यूचर में तुम्हें प्रॉफिट चाहिए और आज तुम हमें कुछ नहीं दोगे, हम तुम्हारे साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे। अगर पार्टनरशिप करना है, फ्यूचर में प्रॉफिट चाहिए तो तुम्हें आज हमें ये 33,500 देना पड़ेगा, नहीं तो हमको तुमको नहीं चाहिए। बोला ठीक है दे देंगे। और ये जो 33,500 लाएगा, क्योंकि इसके आने से ए और बी अपना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, ए और बी इसको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, इस 33,500 को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेगा। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो अलग से बताया हुआ नहीं है तो मैं बोल सकता हूं 3:2। जिस रेशियो में सुख सहते थे उस रेशियो में दुख सह लेंगे। तो अगर पहले प्रॉफिट 3:2 में बढ़ता था तो सेक्रीफाइस भी 3:2 कर देंगे, अगर कुछ बोलेगा नहीं तो ए को इस 33,500 का 2/5 मिलेगा, बी को इस 33,500 का 1/5 मिलेगा। वैल्यू कैलकुलेट करो और जादू देखो, वैल्यू कैलकुलेट करो और जादू देखो। सॉरी, 3/5 2/5, सॉरी। तो ये हो गया 13,400, ये हो गया 20,100। जादू देखो, जादू, जादू है, नशा है, मदहोशिया है। आह आह क्या बात, जादू देखो। आज अगर आप वैल्यूज चेंज नहीं करना चाहते मत कीजिए। तो अगर वैल्यू चेंज नहीं करोगे तो फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस ये आपको दिखाई देगा। फ्यूचर में जब दिखाई देगा तो मिस्टर सी उसमें हिस्सा मांगेगा। तो मिस्टर सी को बोलो जितना फ्यूचर में तेरे को प्रॉफिट मिलना है उतना आज तू पैसा ले आ, उतना आज तू हमें कंपेंसेट कर दे। अगर तू हमें कंपेंसेट कर देगा तो हम तुझे इस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट में भागीदार बना लेंगे, नहीं तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारा है। तो 33,500 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2, तो हम ए को मिलेगा 3/5 ऑफ द अमाउंट, बी को मिलेगा 2/5 ऑफ द अमाउंट। ये वही केक वाला एग्जांपल है रे, ईशा मैम वाला। ईशा मैम को अगर केक का 25% चाहिए तो उन्हें उतना पैसा लाना पड़ेगा और वो अविनाश और नवनीत आपस में बांट लेंगे जैसे जैसे उन्होंने सेक्रीफाइस किया। बोलिए, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप आराम से प्लीज इसको नोट डाउन करो। पहले पहले नोट डाउन करो, पहले नॉर्मल रिवैल्यूएशन, फिर रिवर्स रिवैल्यूएशन, फिर इसका क्रक्स। ये क्रक्स है इसका। बचपन में ये क्रक्स आप नहीं समझते हो, बचपन में आप सिर्फ प्रोसेस समझते हो, अब क्रक्स थोड़ा सा समझो।
डन 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 हो गया सर, वेरी गुड। तो नीचे लिखेंगे सो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में बनता है। फर्स्ट पार्ट नॉर्मल रीवैल्यूएशन, इसका प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएसआर। सेकेंड पार्ट रिवर्स रीवैल्यूएशन, रिवर्स रीवैल्यूएशन, इसका प्रॉफिट बढ़ता है न्यू पार्टनर्स न्यू पीएसआर। न्यू पार्टनर्स न्यू पीएसआर। क्रक्स क्या है? गेनिंग पार्टनर shall compensate for his share in revaluation profit to old partners, shall compensate, ऐसे लिखता हूं, shall compensate old partners for his share in revaluation profit in sacrificing ratio, in sacrificing ratio। पहले ओल्ड रेशियो में बांटा, फिर न्यू रेशियो में बांटा, और ओल्ड माइनस न्यू ही होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अल्टीमेटली वो अपने आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है। बोलिए क्या सेकेंड एडजस्टमेंट आप सारे बच्चों को क्लियर है? इसका जर्नल एंट्री पता है क्या होता है? हम लोग इसका जर्नल एंट्री कुछ नहीं करते, लास्ट में जाके एक एंट्री पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल से हम अमाउंट डेबिट करेंगे, बोलेंगे ये तेरे को देना पड़ेगा, और ये किसको मिलेगा? टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हमारे यहां सी गेन करेगा फ्यूचर में, प्रॉफिट्स में फ्यूचर में गेन करेगा, तो वो कंपेंसेट करेगा ए एंड बी को, वो कंपेंसेट करेगा ए एंड बी को। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, कौन सी रेशियो में? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री। कैपिटल एडजस्टमेंट हम बार बार एक एक रीवैल्यूएशन करके नहीं दिखाएंगे, हम सीधा ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, सीधा एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। बोलिए क्लियर है? आप लिख लो आराम से। डन 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 डन, ये मेरा एडजस्टमेंट नंबर बी हो गया।
अब हम लोग चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर सी में। ये सब काम आपको करना पड़ेगा जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा, जब भी रिकंस्टिट्यूशन, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट, चाहे डेथ, कुछ भी हो, ये काम करना पड़ेगा। रिजर्व्स एंड लॉसेस, रिजर्व्स एंड लॉसेस लिखेंगे आप मेरे साथ। द रिजर्व्स, रिजर्व्स मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, जो हम लोग अपने पास बचा के रखे हैं। और लॉसेस एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट ऑन रिकंस्टिट्यूशन, existing in the balance sheet on reconstitution shall be distributed। किसको मिलना चाहिए ये? सर ये तो ओल्ड फर्म में था रिजर्व लॉसेस, तो ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। एकदम सिंपल जर्नल एंट्री। अगर रिजर्व्स है तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, खत्म करूंगा इसको, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दूंगा, ओल्ड पीएसआर। और अगर लॉसेस है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल डेबिट हो जाएगा, लॉस होने से कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू लॉसेस, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉसेस। तो कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस अगर एग्जिस्ट करता है रिकंस्टिट्यूशन के समय, तो आप उस प्रॉफिट और लॉस को बांट दीजिएगा। ये ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट लॉस है, उनको ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, इफ पार्टनर्स डिसाइड not to alter the value of reserves, बोल रहा है हम लोग रिजर्व का हिसाब तो करेंगे बट उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, वो प्रॉफिट हमको अभी भी चाहिए, हिसाब करना है बट वैल्यू ऑल्टर नहीं करना है, वैल्यू ऑफ रिजर्व्स, देन वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अगर वो डिसाइड करते हैं हिसाब करना है बट हम लोग अपने रिजर्व्स की वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, तो हम लोग मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। पहले ये रिजर्व्स किसका किसका था, मान लो रिजर्व्स है, अपना लास्ट वाला ही क्वेश्चन, मान लो रिजर्व्स है 50,000, ए और बी का पीएसआर है 3:2, सी न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। पहले ये 50,000 का रिजर्व पुराने फर्म में किसका किसका होता, ए का 30, बी का 20, 3:2। अब नए फर्म में ये किसका किसको कितना कितना मिलेगा, सी ले लेगा 50,000 का 1/5, 10,000, और बचा हुआ 40,000 3:2, 24,000, 16,000। ए सैक्रिफाइस कर रहा है 6,000, बी सैक्रिफाइस कर रहा है 4,000 और सी को मिलेगा फ्यूचर से 10,000। तो ये गेन कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है। मिस्टर सी कर रहा है गेन, ए और बी कर रहे हैं सैक्रिफाइस। अगर सी गेन कर रहा है तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसको इतना लाना पड़ेगा टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और ये किसको मिलेगा, ए और बी को मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 6,000 4,000। ये ए और बी को मिलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पहले ये रिजर्व ए और बी का था, हमने डिसाइड किया हम रिजर्व को चेंज नहीं करेंगे, तो आगे से ये रिजर्व किसका किसका हो जाएगा, ए बी और सी का हो जाएगा। तो हमने देखा ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी सैक्रिफाइस कर रहा है और इससे सी का फायदा हो रहा है, तो सी विल कंपेंसेट ए एंड बी, सी विल कंपेंसेट ए एंड बी। आराम से लिख लो, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है।
ये मेरा तीसरा एडजस्टमेंट, रिजर्व्स का एडजस्टमेंट, एकदम सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन रिवैल्यूएशन, एकदम सिमिलर। आराम से लिख लो पहले यहां तक। डन 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 डन। इसमें एक छोटा सा नोट लिखेंगे, नोट, इफ देयर आर reserves like investment fluctuation reserve, investment fluctuation reserve, then before distribution we will check whether there is any loss in value of investments or not। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने क्यों बनाया था कि इन्वेस्टमेंट में कोई भी नुकसान होगा तो ये रिजर्व्स हम यूज करके वो लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जैसा रिजर्व है हमारे पास, तो बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट रिजर्व हम चेक करेंगे क्या कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में लॉस है या नहीं, वेदर देयर इज एनी लॉस इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और नॉट। इफ देयर एग्जिस्ट सम लॉस then balance of reserve after deducting the said loss shall only be distributed shall only be distributed एक बार ये लिखो, अगर हमारे पास कोई रिजर्व है लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई हमने अनहोनी के लिए रिजर्व बना रखा है। अनहोनी कैसी, कहीं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर गया और नुकसान हो गया तो उसके लिए हमने एक रिजर्व बना रखा है।
तो इन टाइप के रिजर्व्स को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना पार्टनर्स में, हम राइट अवे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देंगे, हम एक बार चेक करेंगे, देखो तो कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में लॉस है या नहीं। अगर लॉस है तो उतना अमाउंट छोड़ने के बाद जो एक्स्ट्रा मेरे पास रिजर्व बचा वही मैं बांटूंगा, मैं पूरा का पूरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ₹5000। 5000 मेरा इन्वेस्टमेंट्स है, ये बैलेंस शीट के एसेट में दिखेगा, रिजर्व लाइबिलिटी साइड में दिखेगा। बुक वैल्यू 20,000, फेयर वैल्यू 18,000। बुक वैल्यू 20,000, फेयर वैल्यू 18,000, यानी इन्वेस्टमेंट के अंदर 2,000 रुपए का लॉस है, लॉस। अब मेरा रिजर्व ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये लॉस मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा इसके लिए ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट अलग किया हुआ है। मैं जब अब रिजर्व का हिसाब करूंगा ना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? पूरा 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? नहीं सर, 5,000 में से 2,000 सर इन्वेस्टमेंट का नुकसान हमें रख लेना चाहिए, ये अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना हमारा इन्वेस्टमेंट में नुकसान है। और जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है 3,000, इसको आप बांट दीजिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर। तो ये 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पता है क्या बचेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 2,000 का बैलेंस बचेगा। ये 2,000 का बैलेंस हमने क्यों रख रखा है? क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट जिसका वैल्यू 20,000 दिख रहा है, आज के दिन वो 18,000 का हो चुका है। इन्वेस्टमेंट में 2,000 का लॉस है, तो उतना मेरा रिजर्व बना हुआ है। कभी फ्यूचर में बेचा और नुकसान हुआ तो चिंता का दरकार नहीं है, वो रिजर्व मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, वो रिजर्व मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा। और ये 2,000 नॉट टू बी टेकन टू रीवैल्यूएशन, इसको रीवैल्यूएशन में मत ले जाना। हम लोग जानते हैं अगर किसी के लिए हमने कोई रिजर्व बना रखा है तो उस लॉस को फिर हम लोग पीएल में अलग से नहीं डालते, उसको हम रीवैल्यू उस रिजर्व से एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 2,000 का रिजर्व पड़ा हुआ है, मैं ये लॉस को वापस रीवैल्यूएशन में नहीं ले जाऊंगा। मेरा इन्वेस्टमेंट दिखेगा 20,000 पे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखेगा 2,000 का, जो अल्टीमेटली ये बात बता रहा है कि भैया 20,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2,000 का मैंने रिजर्व बना रखा है, 18,000 तक भी बिका तो कोई चिंता का बात नहीं है। ये हम लोगों को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। मैं पूरा 5,000 का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करूंगा, 5 में से 2 पहले जो आज का दिन का नुकसान दिख रहा है उतना बचा लूंगा, और बैलेंस 3,000 पार्टनर्स में बांट दूंगा। बोला ये लो तुम्हारा प्रॉफिट, तुम लोग आपस में बांट लो। इसी का दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, मान लीजिए हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना के रखा है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 8,000 रुपया, 8,000 का रिजर्व बना रखा था, प्रॉफिट अलग कर रखा था, फ्यूचर में कोई लाइबिलिटी आई तो इससे हम लोग पे कर पाएंगे। मैंने एस्टिमेट किया, एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी, मैंने वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी एस्टिमेट की आज के दिन, लाइबिलिटी मेरे को दिख रही है 6,000 की, 8,000 का मेरा रिजर्व बना हुआ है, 6,000 तक की लाइबिलिटी अभी मैं एस्टिमेट कर पा रहा हूं कि भैया ये 6,000 का नुकसान हो सकता है, तो 6,000 का रिजर्व एक बार छोड़ दो, और 2,000 का जो एक्स्ट्रा रिजर्व है, एक्स्ट्रा रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड 8,000 माइनस 6,000, 2,000 रुपए का जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। अभी ये लाइबिलिटी अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, डोंट शो दिस लाइबिलिटी, मेरा रिजर्व दिख रहा है। अगर इतना लाइबिलिटी आया भी तो चिंता का बात नहीं है, मेरे पास रिजर्व पड़ा हुआ है, तो 6,000 मेरे रिजर्व्स में दिखेगा, 2,000 का रिजर्व मैं पार्टनर में बांट दूंगा, दैट्स इट। ये 6,000 का रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रिजर्व? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इतना लाइबिलिटी अगर आया तो आपको चिंता नहीं करना, इसके बाद जो आएगा देखेंगे। सर मान लो आप एस्टिमेट कर रहे हो लाइबिलिटी 9,000 का है, रिजर्व 8 का बनाया, लाइबिलिटी 9 का है, तो 1,000 का रिजर्व और बनाना पड़ेगा, रिजर्व और बनाना पड़ेगा तो उतना नुकसान पार्टनर्स लोग को झेलना पड़ेगा। हम लोग पार्टनर को बोलेंगे अपने में से प्रॉफिट निकाल के दो, हमको 1,000 का रिजर्व क्रिएट करना है, तो 1,000 का नया रिजर्व क्रिएट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स, ये रिजर्व क्रिएट होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड पीएसआर में इसको भुगतेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपस में।
तो अगर कोई रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है, कोई एसेट का वैल्यू का रिडक्शन है, हम लोग जब भी उस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले वो लॉस हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांटेंगे। बोलिए क्या ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर है? क्या ये दोनों एग्जाम्पल आपको क्लियर है? ऐसे समझ सकते हो, हमने 8,000 का प्रोविजन बना रखा है वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए, 6,000 तो लाइबिलिटी दिख रहा है, 2,000 के प्रोविजन की दरकार नहीं है, ज्यादा बनाया हुआ है। प्रोविजन अगर ज्यादा बनाया हुआ उसको रिवर्स कर दो, प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3 एडजस्टमेंट हमारे हो गए। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज का कैलकुलेशन सीखा, हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना सीखा, और तीसरा हमने क्या सीखा? हमने सीखा रिजर्व्स का डिस्ट्रीब्यूशन, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए क्या ये बात आपको पूरी क्लियर है? क्या ये बात आपको पूरी क्लियर है? जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा आपको ये सारे हिसाब करने पड़ेंगे, पार्टनर्स के बीच में सारे हिसाब करने पड़ेंगे। दिस इज व्हाट वी विल हैव टू डू एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। क्या मैं आज और नया ले सकता हूं? हमें वो होमवर्क डिस्कस करना है। होमवर्क दिया था मैंने आपको, क्या दिया था? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, आपने ट्राई किए होंगे पक्के। क्या मैं आगे बढ़ूं आज? आप बचा पाएंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, गुडविल। गुडविल कर सकते हैं सर डिस्कशन। चलो फिर पॉइंट नंबर डी लिखो, डी। पॉइंट नंबर डी, एडजस्टमेंट नंबर डी, फोर्थ एडजस्टमेंट, ये लास्ट एडजस्टमेंट है। इसके बाद एक बार हम क्वेश्चंस वगैरह में जा सकते हैं, एडमिशन वगैरह शुरू कर सकते हैं काम। शिवम बोल रहा है यस, फिर बोल रहे हैं एमसीक्यू। अरे भाई सब बोलो। शीतल बताओ एमसीक्यू और गुडविल, सॉरी और नहीं, एमसीक्यू तो मैं कराऊंगा ही लास्ट में। गुडविल शुरू करूं या नहीं करूं? आप लोग जैसा बोलेंगे। मेरा मेन टारगेट है बच्चा जो पढ़ रहा है उसको समझ में आना चाहिए, वो लेना चाहिए। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो मेरा पढ़ाया हुआ सब बेकार हो जाएगा। शीतल और प्रिया बोलिए, खाली लिखिए गुडविल या एमसीक्यू। रशिका बोल रही है सर गुडविल। वेरी गुड। व्हाट अदर गर्ल्स से? शीतल बोल रही है गुडविल। प्रिया तुम्हारा लास्ट वोट है। शिवम भी बोल रहा है गुडविल। वेरी गुड, 3 वोट फेवर में आए तो हम लोग गुडविल चालू करेंगे। आइए डिस्कशन चालू करते हैं गुडविल का। सुनना, आज गुडविल को इंट्रोड्यूस करता हूं, गुडविल समझाता हूं क्या होता है, रिकंस्टिट्यूशन में गुडविल का जरूरत क्यों पड़ता है, ये सारी चीजें समझाता हूं। कैलकुलेशन वगैरह हम लोग कल डिस्कस करेंगे, बट आज पहले हम लोग बेस रेडी कर लेते हैं। सुनना मेरी बात, गुडविल होता क्या है? बोला गया गुडविल इज द मनी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म। मनी वैल्यू, monetary value of reputation of a firm which enables it to earn extra profit as compared to its rival, which enables it, जो उसको हेल्प करता है to earn extra profit कमाने में। यानी गुडविल हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है, दिख नहीं रहा है किसी को, बट उसके काम करने के कारण, उसके वर्क करने के कारण, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है। कैसे?
in the form of extra profit as compared to our rivals, in the form of extra profit as compared to our rivals. हमारे राइवल जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइवल सेम साइज वाले, हमारे जितने जो दूसरे राइवल्स है, जो कॉम्पिटिटर्स है, वो जितना प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, हम उनसे ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ अवर रेप्यूटेशन। और यही रेप्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं गुडविल, यही रेप्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं गुडविल। मैं तुम्हें कुछ गुडविल के एग्जांपल्स देता हूं। मैं तुमको बोलता हूं बच्चे, अभी अभी मन है तुम्हारा, बहुत मन है, तुम्हारे मन में एकदम इच्छा जाग गई है कि सर मुझे पिज्जा खाना है, पिज्जा। मुझे बताओ, इस क्लास के सारे स्टूडेंट और जो बच्चे गूगल ड्राइव में भी कर रहे हैं वो भी बताएं, अगर आपको अभी इच्छा कर रही है पिज्जा खाना है आपको, पहला नाम जो आपके दिमाग में आएगा, पहला नाम जो आपके दिमाग में आएगा, पहला नाम जो आपके दिमाग में आएगा, मन में आया पिज्जा खाना है, आहा वो गोल गोल, उसके ऊपर वेजीज, माय गॉड चीज, ओ चीज बर्स्ट, किसका नाम आएगा? बच्चे बोल रहे हैं सर डोमिनोज का नाम याद आएगा, डोमिनोज का नाम। ये जो आप, मेरे, आप, मैं, हम जैसे कस्टमर्स पिज्जा को याद करते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में डोमिनोज आता है, तो हम लोगों को अगर पिज्जा ऑर्डर करना हुआ तो हम लोग डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर करेंगे। अगर हम डोमिनोज में पिज्जा ऑर्डर करेंगे तो डोमिनोज का सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। हम लोगों ने दूसरे लोगों को याद नहीं किया, हमने सबसे पहले डोमिनोज को याद किया। क्यों याद किया पता है? डोमिनोज का गुडविल। डोमिनोज अच्छे टेस्टी पिज्जा देता है, 30 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देगा, हर 2 किलोमीटर में उसकी एक शॉप है डोमिनोज की, साथ ही साथ पेप्सी वगैरह चाहिए भी तो वहीं से मिल जाएगा, जाके भी खाना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, घर से 10-15 मिनट के अंदर में डोमिनोज पहुंच जाऊंगा। आप कहीं पे भी रहे, आजकल हर 2 किलोमीटर में डोमिनोज का स्टोर हो गया है। लोकेशनल एडवांटेजेस, टेस्टी टेस्टी फूड दे रहा है, गुड क्वालिटी फूड दे रहा है, उसकी प्राइसिंग सही है। यही अगर मैं, मेरा इच्छा करे नहीं यार डोमिनोज में नहीं खाऊंगा, पिज्जा हट में जाके खाऊंगा, सबसे पहले तो खोजना पड़ेगा पिज्जा हट कहां है, फिर उसके बाद है तो कहीं ना कहीं किसी मॉल में होगा पिज्जा हट का दुकान, जाएंगे तो खर्चा लगेगा, जो पिज्जा डोमिनोज 200 में देगा उसका 350 लगेगा पिज्जा हट में। ये जो लोकेशनल एडवांटेजेस, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, टेस्टी प्रोडक्ट, सही दाम पे जो प्रोडक्ट देने का डोमिनोज ने सालों साल मेहनत किया है, उसके कारण आज एक डोमिनोज का नाम बन गया है, जिसके कारण पिज्जा अगर किसी को भी खाना होता है तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस है डोमिनोज। इसके कारण डोमिनोज का सेल्स, प्रॉफिट सब बढ़ रहा है एज कंपेयर्ड टू देयर राइवल्स, एज कंपेयर्ड टू देयर राइवल्स। दूसरा एग्जांपल लेता हूं। हाँ, हम लोग ना अपने लोकेलिटी में ही रहे, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करें, ठीक है? हम लोग जितना जितना हमारा पैर है उतनी चादर फैलाए। मैं तुमको बोला मुझे एक कार लेनी है, कार मुझे नहीं तुम्हें लेनी है, तुम्हें एक कार लेनी है। विच इज द फर्स्ट ब्रांड दैट कम्स टू योर माइंड? विच इज द फर्स्ट ब्रांड दैट कम्स टू योर माइंड? यू वॉन्ट टू परचेज अ कार, कौन सा ब्रांड है जो तुम्हारे दिमाग में आता है? और मुझे ना एकदम बदमाशी नहीं चाहिए, एकदम बदमाशी नहीं चाहिए। कौन सा ब्रांड है जो तुम्हारे दिमाग में आता है? बच्चे बोल रहे हैं मारुति सुजुकी आता है, मारुति सुजुकी। लड़कियों के दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है? सर क्या आप गाड़ियां पूछ रहे हैं सर? हमसे मेकअप पूछते तो हम आपको बताते सर नायका आता है या लॉरेल आता है। सर गाड़ियां हम लोग नहीं, गाड़ियां हमें पसंद नहीं है। तो भी अगर तुम्हें आज अपने लिए गाड़ी खरीदनी है, से फॉर एग्जाम्पल तुम सीए में बन गए, तुम्हें अपने पापा के लिए गाड़ी खरीदनी है, तो कौन सी गाड़ी खरीदोगे? पहला नाम बच्चे के दिमाग में जो आया वो आया मारुति सुजुकी। दूसरा नाम पता है क्या आएगा? युंडाई। टाटा भी किसी के मन में आजकल आ सकता है, अगर उसको ईवी में जाना है तो नाम आएगा टाटा। ये जो मारुति सुजुकी है, युंडाई है, अगर एक मिडिल क्लास आदमी गाड़ी खरीदना चाहता है, मिडिल क्लास आदमी, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये ब्रांड्स आएंगे। क्यों? गाड़ियां इजीली अवेलेबल है,
बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स के प्राइसेस के अवेलेबल है। जो रिपेयर्स वगैरह है, आफ्टर सेल्स वारंटी सर्विसेज है, सर्विसेज वगैरह है, वो बहुत बहुत अच्छी है। रिपेयर सेंटर्स वगैरह हर 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर में लोकेटेड है, कभी भी हमको रिपेयर कराना है 2 किलोमीटर में जाऊंगा मिल जाएगा। पार्ट्स वगैरह बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता, कम दाम में अच्छी ड्यूरेबल गाड़ियां और माइलेज बहुत अच्छी देते हैं। जब इतना सारा एडवांटेज होगा मारुति सुजुकी और hyundai की कारों में, तो लोग क्यों खरीदेंगे दूसरी ब्रांड की कार। और जब हमको इतना याद आएगा इनका गाड़ी खरीदते ही हम इनके पास जाएंगे, देन इन दैट केस इनका सेल्स और प्रॉफिट इनके राइवल के कंपटीशन पे ज्यादा होगा, इनके राइवल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है, उसके पास पहले दिमाग में आ रहा है मैं मारुति सुजुकी की गाड़ी खरीदूंगा, मैं hyundai की गाड़ी खरीदूंगा। तीसरा एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लो मुझे अभी पेस्ट्री खानी है, पेस्ट्री, हाँ अभी लोकल में पेस्ट्री खानी है, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, लोकल में पेस्ट्री खानी है। पहला नाम जो तुम्हारे दिमाग में आए, तुम्हें पेस्ट्री खानी है, पेस्ट्री, पहला नाम जो तुम्हारे दिमाग में आए, बताओ। कि अभी नीचे उतर के पेस्ट्री खाने का मन हो रहा है, पहला नाम जो तुम्हारे दिमाग में आए। मैं चाहता हूं सब आंसर करें ताकि आप मैक्सिमम लोग देख पाए, हाँ भाई सब एक जैसा सोच रहे हैं। ये मॉगनीज नहीं होता है, मॉन्जिनीज होता है, मॉन्जिनीज। बच्चे बोल रहे सर हमारे मन में आ रहा है मॉन्जिनीज। मियो अमोरे, मियो अमोरे, मियो अमोरे, मियो अमोरे, मियो अमोरे। सर ये नाम हमारे दिमाग में आ रहा है, क्यों आ रहे हैं ये नाम तुम्हारे दिमाग में? सर इनकी दुकानें घर के आसपास है। अगर आप मियो अमोरे की दुकानें देखोगे, इतनी स्ट्रेटेजिकली उन्होंने अपनी दुकानें बनाई है। हर मेट्रो के पास मियो अमोरे की एक दुकान आपको मिल जाएगी। श्याम बाजार मेट्रो, शोभा बाजार मेट्रो, गिरीश पार्क मेट्रो, सेंट्रल मेट्रो, एमजी रोड मेट्रो में नहीं है, अदरवाइज हर मेट्रो में आप देखोगे निकलते ही मियो अमोरे की एक दुकान आपको दिखेगी। घर के आसपास सर दुकान है, सर अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट रखने के लग गए, पैकेजिंग वगैरह बहुत अच्छी करने लग गए, फ्रेश प्रोडक्ट रहता है सर, दाम भी बहुत ठीक है, 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपए में पेस्ट्री मिल जाता है। सर जब इतनी सारी कुछ खूबियां है इनके अंदर, तो हम पेस्ट्री खाना होगा तो हम मियो अमोरे के पास ही जाएंगे। इन दैट केस अगर मैं तुमको बोलूं मियो अमोरे अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज, तुम बोलोगे यस, ये मियो अमोरे ने सालों साल काम करके जो अपनी रेप्यूटेशन बनाई है कि कस्टमर उनको सबसे पहले याद करता है जब भी उसको इच्छा करती है उनके प्रोडक्ट लेने की, इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल, इसी को हम लोग बोलते हैं गुडविल। सर ये गुडविल बना कैसे इन लोगों का? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेस, बेटर प्राइसिंग, गुड आफ्टर सेल सर्विस, लोकेशन का एडवांटेज, इजी अवेलेबिलिटी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं गुडविल बनने के। हर जन का नाम अलग अलग कारणों से चमकता है, कुछ उसमें ऐसी खूबी होती है जो उसके राइवल्स में नहीं है, जिसके कारण कस्टमर उसके पास जाते हैं और वही कंट्रीब्यूट करता है उसकी गुडविल को, वही कंट्रीब्यूट करता है उसकी गुडविल को। सर हम लोग ये गुडविल की चर्चा अचानक से पार्टनरशिप में क्यों करने लग गए, क्यों करने लग गए? जब भी पार्टनरशिप फर्म में रिकंस्टिट्यूशन होगा, पुराना फर्म बंद होगा, नया फर्म चालू होगा, जो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है हमें उस गुडविल का हिसाब करना पड़ेगा बिटवीन दी पार्टनर्स, हमें गुडविल का हिसाब करना पड़ेगा बिटवीन दी पार्टनर्स। से फॉर एग्जाम्पल एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, एक पार्टनर का फर्म में एडमिशन हो रहा है, अगर पार्टनर फर्म में आ रहा है तो वो प्रॉफिट्स एंजॉय करेगा फर्म के, बिल्कुल एंजॉय करेगा। इस प्रॉफिट ये जो आ रहा है, फर्म जो प्रॉफिट कमा पा रहा है, इस प्रॉफिट कमाने का एक कारण गुडविल भी है, बिल्कुल है सर, गुडविल के कारण भी हम लोग प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। तो अगर वो आदमी फर्म के प्रॉफिट्स को शेयर करेगा, फर्म के प्रॉफिट्स को एंजॉय करेगा, तो ये जो गुडविल वाला एसेट है, गुडविल वाला एसेट, इसके लिए उसे कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा फर्म को, कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा फर्म को।
जैसे पार्टनर कैपिटल लाता है, कैपिटल क्यों लाता है सर? वो कैपिटल इसलिए लाता है, फर्म में एसेट लायबिलिटी है जिसमें उसको हिस्सा चाहिए, तो अगर एसेट लायबिलिटी का हिस्सा, जो मालिक बनेगा उसका प्रॉफिट में भी हिस्सा होगा, एसेट लायबिलिटी में भी हिस्सा होगा, तो अगर आज तक के एसेट लायबिलिटी में हिस्सा चाहिए तो उस एसेट लायबिलिटी का तुमको इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। तो कैपिटल लाता है फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो उसको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं उनके लिए कंपेंसेट करने के लिए। गुडविल एक ऐसा एसेट है जो आपको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इनहेरेंट गुडविल है, ये आपको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगी, बट इस गुडविल का मजा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अगर ये एसेट बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है बट इसका मजा आपको मिल रहा है, तो हम लोग नए पार्टनर को बोलेंगे अगर तुझे हमारे फर्म में आना है, इस फर्म की गुडविल के प्रॉफिट्स को एंजॉय करना है, गुडविल को एंजॉय करना है, तो तुझे गुडविल के लिए हमें कंपेंसेट करना होगा, तुझे गुडविल के हिस्से का भी पैसा कंट्रीब्यूट करना होगा, और ये हमने गुडविल बनाई थी तो वो हम लोग आपस में बांटेंगे, हम लोग आपस में बांटेंगे। कभी भी एडमिशन होगा तो जो पुराने पार्टनर है वो नए पार्टनर को बोलेंगे यू विल हैव टू कंट्रीब्यूट मनी फॉर द गुडविल विच यू विल एंजॉय, विच विल हुज बेनिफिट यू विल एंजॉय इन द फ्यूचर। या मान लो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, मान लो 3 पार्टनर थे ए बी सी, मिस्टर सी बोल रहा है अब हम फर्म से जा रहे हैं, तो सी ने इस गुडविल को बनाने में, आज तक फर्म की जो गुडविल बनी है इसमें बनाने के लिए सी ने भी मेहनत किया था, सी ने भी अपना खून पसीना बहाया था, तो जो भी आज फर्म की गुडविल है वो भी एक एसेट है फर्म का, उस एसेट में भी जो उसका शेयर है वो शेयर लेके जाना चाहेगा, बोलेगा ये गुडविल में मेरा भी हिस्सा है, चलो तुम लोगों को ये गुडविल रियलाइज होगा जब तुम फर्म को बेचोगे, अभी तो फर्म बिक नहीं रहा है, मेरे को मेरा गुडविल का हिस्सा दे दो, मेरे को मेरा गुडविल का हिसाब करके मेरे को मेरा पेमेंट कर दो। तो जब भी रिकंस्टिट्यूशन होगा हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसका हिसाब करना पड़ेगा। नया पार्टनर अगर आ रहा है तो वो गुडविल में अपना शेयर लेकर आएगा, पुराना पार्टनर जा रहा है तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाएगा। इसके लिए हमें ये टॉपिक पढ़ना है, हमें ये गुडविल का कंप्यूटेशन करना है। इस गुडविल के टॉपिक में हम 2 पार्ट में पढ़ाई करेंगे। पहले पार्ट में हम गुडविल का कंप्यूटेशन करना सीखेंगे, दूसरे पार्ट में हम गुडविल की अकाउंटिंग करना सीखेंगे, कैसे इसकी अकाउंटिंग की जाएगी। तो आप मेरे साथ प्लीज नोट डाउन करें, प्लीज नोट डाउन करें। गुडविल रेफर्स टू द मॉनिटरी वैल्यू, गुडविल रेफर्स टू द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन, monetary value of reputation of a partnership firm, monetary value of reputation of a partnership firm which enables it to earn extra profits as compared to its rivals, which enables it to earn extra profit as compared to its rivals. It is an intangible asset. It is an intangible asset. However, inherent और सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो आपने सालों साल मेहनत करके बनाई है, जिसका कॉस्ट कितना लगा वो डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं, ये मेहनत लगा है इसके पीछे, पैसा कितना खर्चा हुआ वो पता नहीं रहता किसको। हाउएवर इनहेरेंट और सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैनॉट बी रिकॉर्डेड या रिकॉग्नाइज्ड, कैनॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज इट्स कॉस्ट इज नॉट रिलायबली मेजरेबल, because its cost is not reliably measurable. Inherent or self-generated goodwill cannot be recognized because its cost is not reliably measurable. At the time of reconstitution, goodwill of the firm is calculated. Goodwill of the firm is calculated and is calculated so as to
settle the accounts between the partners. So as to settle the account between the partners. Goodwill of the firm is calculated, हिसाब करना है उसका, so as to settle the accounts between the partners. हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल. कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल. अब मैं नहीं जा रहा हूं आगे, क्योंकि ये शुरू करूंगा तो इसमें लंबा समय लगेगा. एक साथ शुरू करेंगे और कंप्यूटेशन सीखने के बाद फिर मुझे अकाउंटिंग भी सिखानी पड़ेगी, तो एक साथ इसको करेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल. डन डना डन डन. आप इतनी दूर लिख लो. इतनी दूर लिखने के बाद दिसंबर 24 के पेपर में कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो अपने डिस्कस करेंगे. आप इतनी दूर लिख लो. मैंने आपको शायद 12 एमसीक्यूज दिए थे, 15 में से 12 आपको करने थे. आइए डिस्कस करता हूं. अ कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न किसको बोलते हैं? गोइंग कंसर्न. सर हमारा धंधा चलते रहेगा, अभी उसका रुकने का कोई 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 कंडीशन नहीं है कि हमको अपने धंधे को रोकना पड़े. इफ इट्स बैलेंस शीट शो अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन, its income statement shows huge profit, there is no evidence that it will or will have to cease operation within foreseeable future. आंसर सी. अभी ऐसा कोई एविडेंस, कोई कंडीशन नहीं है कि हमको अपना ऑपरेशन बंद करना पड़े. अपना ऑपरेशन बंद करना पड़े तो हम लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न है. गोइंग कंसर्न. Which of the following errors or omission are not part of BRS, not a part of bank reconciliation process? कौन से error omission हम लोग BRS में नहीं लेते? Wrong totaling of bank column of cash book, ये तो आएगा. Wrong totaling of cash column. कैश कॉलम का बीआरएस से कोई लेना देना नहीं है. कैश कॉलम का बीआरएस से कोई लेना देना नहीं है. Which of the following statement is true about financial statement? Financial statement gives a summary of accounts. Financial statement can be stated as recorded facts. कौन सा सही है? Gives a summary of accounts, ये तो सही है. सही बोल रहा है कि भैया पूरे अकाउंट्स का निचोड़ है, निचोड़. सही बोल रहा है. Financial statement can be stated as recorded facts. बोल सकते हैं recorded facts है कि भैया जो हुआ है वही रिकॉर्ड करके आपको बताए हैं. तो हम लोग बोल सकते हैं both A and B are correct. Both A and B are correct. They are recorded facts and they give a summary of accounts. X draws a bill for rupees 1,80,000 for mutual accommodation in the ratio of 2:1. X got it discounted for 169,200. ठीक है. Remitted 1/3 to Y. How much money will be remitted by X to Y at the time of maturity? At the time of maturity, so as to enable Y to honor the bill. 1,80,000 का बिल है. 1/3 Y का, 2/3 X का. तो मेच्योरिटी के टाइम X 2/3 देगा Y को. X 2/3 देगा Y को. X कितना देगा? 1,80,000 का 2/3. जितना बिल का पैसा उसके पास है 1,20,000 टू Y. X देगा 1,20,000 Y को. सर डिस्काउंटिंग चार्जेस वो तो आपको बियर करना पड़ेगा. लास्ट में जब बिल फाइनली पे होगा 1,80 का 1/3 यानी 60,000 Y देगा और 1,20 X देगा ताकि बिल पेमेंट किया जा सके. नंबर 5. A firm had capital balance of 1 lakh at the beginning, opening capital. At the end of year total asset 1.5 लाख, total liability 70. तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल हो गया 80. ओपनिंग कैपिटल 1 लाख. क्लोजिंग कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी ये हो गया 80,000. ड्रॉइंग्स हमको बोल दिया 30,000. बोल रहा है नेट प्रॉफिट बताइए. नेट प्रॉफिट 1 लाख में 30,000 अगर ड्रॉइंग कर लिया कितना बचा? 70. 70 से हो गया 80 तो 10,000 का प्रॉफिट. 10,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट. ये हमने किया था
कैपिटल कंपैरिजन, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन, ओके ये नहीं करना था। पीबीडीडी आपको 1 अप्रैल का दिया हुआ है, ओपनिंग दिया हुआ है 14,000, इस साल बैड डेट 9,500 हुआ। डेटर्स हमको बोल रहे हैं 3/25, पीबीडीडी बनाना है 5%। ऑन 31 मार्च देयर वाज एडिशनल बैड डेट ऑफ 2,500, तो बताइए पीबीडीडी पीएल में कितना जाएगा, पीबीडीडी पीएल में कितना जाएगा। पहले मैं निकालूंगा क्लोजिंग प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन निकलेगा डेटर का 5%, बट डेटर में एक एडिशनल बैड डेट भी है जो अभी तक रिकॉर्डेड नहीं है, तो पहले मैं बैड डेट को रिकॉर्ड करूंगा। 3/25 माइनस 2,500 इंटू 5%, क्लोजिंग प्रोविजन 16,125। अब पीएल में कितना जाएगा, ओपनिंग प्रोविजन माइनस, सॉरी ऐसे लिखता हूं, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन माइनस बैड डेट, ओपनिंग प्रोविजन माइनस बैड डेट, तो 16,125 माइनस 2,000, 16,125 माइनस 2,000, 14,125 का मेरे को पीएल डेबिट करना होगा, 14,125 से पीएल डेबिट करना होगा। मेरा क्लोजिंग प्रोविजन है 16,125। अब मैं देखूंगा मेरे पास कितना प्रोविजन पड़ा हुआ है। 14,000 का प्रोविजन था, उसमें 9,500 का बैड डेट एक हुआ, 2,500 का बैड डेट एक हुआ, यानी 12,000 बैड डेट हो गया, तो 2,000 बचा है। 16,125 चाहिए, 2,000 बचा है, तो पीएल में जाएगा 14,125। हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन माइनस बैड डेट्स। कॉस्ट ऑफ मशीनरी 60,000, यूजफुल लाइफ 5 साल, डेप्रीसिएशन अंडर एसएलएम 10,000, स्क्रैप वैल्यू पूछ रहा है। ओके, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू बाय यूजफुल लाइफ इक्वल टू 10,000, तो एक्स निकाल लो कितना आएगा, ये आएगा 60,000 माइनस एक्स इक्वल टू 50,000, तो एक्स आ जाएगा 10,000, स्क्रैप वैल्यू आ जाएगा 10,000, 10,000 विल बी माई स्क्रैप वैल्यू। आप वैसे भी कर सकते हो, मान लो 60,000 कॉस्ट है, तो पहला ऑप्शन 60,000 है, अगर स्क्रैप वैल्यू 60,000 हुआ फिर तो डेप्री 0 हो जाएगा। सेकंड 60,000 माइनस 10, 50,000 डिवाइडेड बाई 5, मेरा डेप्री 10,000 आ रहा है, वही मेरा आंसर है, तो मेरा आंसर हो गया बी। कंपनी 3 प्रोडक्ट में डील करता है जिसका आपको कॉस्ट और एनआरवी दे दिया, बोला वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बताओ। हम लोग जानते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो 14, 16, 8, 14 प्लस 16 प्लस 8, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, 38। इन केस ऑफ अ क्लब, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, खर्चा ज्यादा है, खर्चा, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट, खर्चा ज्यादा है तो उसको बोलते हैं डेफिसिट। नेक्स्ट, P सेंड्स 1, हमको निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। ओके, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू इनवॉइस प्राइस पर, 1,000 बैग भेजा क्यू को, 400 रुपया कॉस्ट, इनवॉइस प्राइस 500। कॉस्ट इनकर्ड वेयर, पी का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा, क्यू का खर्चा 1,000 नॉन सेलिंग, 2,000 सेलिंग, हम लोग तो नॉन सेलिंग खर्चा लेंगे। 800 बैग्स वेयर सोल्ड बाय क्यू। पहले मेरे को बताओ क्लोजिंग स्टॉक हुआ कितना, 200 बैग। अब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है, परचेज प्राइस इनवॉइस वाला लेना है, 200 इंटू 500, 1,00,000। फिर पी का खर्चा, 4,000 खर्चा किया था 1,000 बैग पे, तो 200 बैग पे कितना होगा, 800 रुपया। फिर क्यू का नॉन सेलिंग खर्चा, नॉन सेलिंग 1,000 बैग्स पे, तो 200 बैग्स पे 200 रुपया, टोटल हो गया 1,01,000, टोटल हो गया 1,01,000। परचेज प्राइस प्लस कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट खर्चा प्लस कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट खर्चा, 1,01,000। ये सब इजी था, ये सब क्लास में हमने भर भर के किया है। जिनसे नहीं बन रहा है ये सब, उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में वापस प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जाइए क्लोजिंग स्टॉक का टॉपिक पढ़िए, आपको ये दिखेगा लिखा हुआ। नेक्स्ट, हाउ मेनी शेयर्स अंडरटेकन बाय एक्स एंड वाई पूछा है, ठीक है। एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ जेवी टू अंडरटेक पब्लिक इश्यू ऑफ एबीसी। कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया है 2 लाख शेयर का। दस इश्यू वॉज सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 90%, 180 पब्लिक ले गया, रिमेनिंग वेर टेकन बाय वाई।
तो 20,000 वाई लिया है। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट 2:3। द शेयर्स अंडरटेकन बाय एक्स एंड वाई वेर सब्सिक्वेंटली सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 40 रुपया। मेरे को बोल रहा है कितना शेयर्स वो लोग अंडरटेक किया, मतलब कितना उनको खरीदना पड़ा। 2 लाख शेयर था, 180 बिक गया, तो कितना बचा? 20,000 शेयर बचा। ये 20,000 शेयर एक्स और वाई को लेना पड़ेगा, एक्स और वाई को लेना पड़ेगा, मतलब इस जेवी को लेना पड़ेगा। 20,000 शेयर एक्स और वाई को लेना पड़ेगा, बाद बाकी सब बेकार हो गया। हमको बोला कितना शेयर लेना पड़ेगा, आंसर इज 20,000। फिर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टॉक एंड डेटा सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच अकाउंट इज यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच। फॉल्स, ये तो गलत है। Buyers gets immediate possession but not ownership under installment payment. False, installment payment में तो ownership और वो दोनों मिल जाता है, हायर परचेज में ownership नहीं मिलता। Unusual and defective items are separate under insurance claim. Unusual and defective item दोनों अलग अलग है, नॉर्मली दोनों सेम है। स्लो मूविंग आइटम, अनयूजुअल आइटम, डिफेक्टिव आइटम वो सेम है। ऑपरेशनल लीज, ऑपरेशन लीज इज अ रिवोकेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये आप करोगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तक AS19 हमारा हुआ नहीं है, ठीक है, इसको पेंडिंग रखो, इसको पेंडिंग रखो। हमसे करेक्ट पूछा है, ए और बी तो गलत है। हमको डी अभी आपको समझाना पड़ेगा, जो आप जानते नहीं ऑपरेशन लीज, तो जब अपने करेंगे तब अपने देख लेंगे। इसको पेंडिंग रखो। बाद बाकी सारा पॉइंट जितना होमवर्क दिया था वो मैंने करवा दिया। क्या ये एमसीक्यूज क्लियर है? क्या ये एमसीक्यूज आपको क्लियर है एवरीवन? बताइए, एमसीक्यू क्लियर है क्या? जून 24 में थोड़े एमसीक्यूज होमवर्क देता हूं। जून 24 नंबर 3, जो हो गए हैं उनको छोड़ के, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 12 भी कर सकते हो, नंबर 13, नंबर 14, 13, 11, 12, 13, 14 और इधर 3, 5, 7 होमवर्क, 3, 5, 7 एंड 11 to 14। ये एमसीक्यूज आपके होमवर्क है। थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइए, देखिए आप कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। डन डरा डन डन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।